हर दिन का नया सवेरा हो, जीवन का हर क्षण खुशियों का बसेरा हो। हर नया दिन आपके लिए नए अवसर, नए अनुभव लेकर आए, आपको जीवन जीने का तरीका सिखाए। सुप्रभात एवं स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ किरण भारद्वाज। शांत रहने वाले लोग विजय प्राप्त करने के अर्थात जीवन में कठिन परिस्थितियों को पार करने के सक्षम हो जाते हैं और हर सुख की प्राप्ति करने के योग्य बन जाते हैं। जो लोग शांत रहते हैं वो बड़ी ही सरलता से कठिन समय का सामना कर पाते हैं। इसलिए समय कैसा भी हो, स्वयं को शांत रखना चाहिए और समय के अनुकूल आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और ये जानने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, बृहस्पतिवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कई बार हम में से कुछ लोग शांत रहना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना यह होता है कि सामने वाले कुछ ऐसा कह देते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनसे उनका मन विचलित हो जाता है। लेकिन सत्य भाव ये है कि जिस व्यक्ति को शांत रहना आता है वो अपने को हर परिस्थिति में शांत रख सकता है। सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोले, लेकिन स्वयं को शांत रखना चाहिए, अपना संतुलन, संयम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर को नहीं सुखा सकती। इसलिए अपने विचारों को संयमित रखने के लिए निरंतर ही सकारात्मक विचारों का संचार करते रहना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मन में शांति रहती है और जीवन का संतुलन बना रहता है। नवनिं सेवयेत् स्नातो यस्नातोऽपि वरानने, होमार्थं सेवयेत् वह्निं, शीतार्थं न कदाचन। स्नान के पूर्व एवं स्नान के बाद भी अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए। अग्नि का सेवन केवल होम के लिए करना चाहिए, न कि ठंड से बचने के लिए। अन्यथा इससे स्नान से अर्जित फल में न्यूनता आती है। भारतीय संस्कृति की पहचान है महाकुंभ। महाकुंभ का हमारी संस्कृति के लिए विशेष महत्व है। इस धार्मिक समायोजन में न सिर्फ भारतीय श्रद्धालु अपितु देश विदेश के श्रद्धालु भी सम्मिलित हो रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख व शांति निहित होती है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। महाकुंभ पूरे विश्व के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। सनातन संस्कृति के सनातन शाश्वत उदार विचारों से अभिभूत होकर न जाने कितने श्रद्धालु इस महापर्व के साक्षी बन रहे हैं और सनातन संस्कृति को श्रद्धा के साथ स्वीकार कर रहे हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। संगम के पावन धरती पर तब एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब सस्वर मंत्रोच्चार और पूरे वैदिक विधि विधान से एक साथ 62 विदेशी श्रद्धालुओं ने सनातन धर्म की दीक्षा ली। तो कुंभ मेला में संगम में एक तरह की शक्ति की दूसरी जगह नहीं है। ये शक्ति एक शांति मन में, दिल में, और ये शक्ति भगवान है। ये कुछ वे लोग बोले अमृत।
अमेरिका, यूरोप सहित अनेक देशों से महाकुंभ में पधारे अपने इन 62 शिष्यों को परंपरानुसार जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी ने स्वयं सनातन धर्म की दीक्षा दी। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। You see, when we are in direct alignment with our Atma, everything comes by itself. When the Atma and the personality of the human merge, you become the embodiment of knowledge, the embodiment of love, the embodiment of light. And wherever you go, that's what you carry everywhere. When you are of service, it doesn't matter who comes. This is divinity coming to you. It doesn't matter who you give a glass of water, some food, some anything. This is what India is known for. The only country in the world who holds Sanatana Dharma. Only country. मॉरिशस के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी अमेरिका निवासी जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी विदेशों में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में पिछले 1.5 दशक से निरंतर सक्रिय हैं। जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस समेत कई अन्य यूरोपीय देशों में इनके भक्तों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें से लगभग उनके 40 शिष्य महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए प्रयाग में रह रहे हैं। The Shakti that's coming through cosmically for this kumbh are entering this new consciousness, and it's amazing to observe. So we are entering a new civilization, a new phase on planet Earth. It's a new paradigm, and I'm happy to tell you, welcome, welcome. Everybody should come to the kumbh. वर्ष 2019 के अर्धकुंभ में भी जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी से प्रेरित होकर उनके 9 विदेशी मूल के शिष्यों ने संत परंपरा को आत्मसात करते हुए सनातन धर्म को अंगीकार किया था और उन सभी ने महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी। उनमें से 3 महिला संत भी शामिल हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं अवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। वाराणसी के शक्तिधाम आश्रम की प्रमुख अध्यात्म गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी के भक्तों में दुनिया भर के 12 से भी अधिक देशों के निवासी हैं, जिन्होंने अब सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। इनका मानना है कि सनातन ही शाश्वत और शांति का मार्ग बता सकता है। In meeting my guru, I was immediately called to Sanatam Dharma, this way of life where at the front and center, at the core of all of life is Atma, Para Atma, the divine that is within me, is within you, it's within all of us. सनातन संस्कृति ने सदा से ही समूचे संसार को अपने सदाचार और सद्भाव से प्रेरित किया है, आकर्षित किया है, जिसका उत्तम उदाहरण आप देख सकते हैं संस्कृत और सनातन संस्कृति में रंगे इन विदेशी मेहमानों के माध्यम से, जो कि अब सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ मिलिता वशिष्ठ, डीडी न्यूज, प्रयाग। भक्ति का मार्ग जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का मार्ग होता है। जो इस मार्ग पर चलता है वो अपने जीवन में सफल भी होता है और उसका जीवन सार्थक भी बनता है। जीवन में सुखी रहने के अर्थात मन को शांत रखने के सरल उपाय ये है कि जो आपके पास है या तो उसको स्वीकार कर लीजिए और उसे पसंद कीजिए, या फिर जो आपको पसंद है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। जिस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए ये समझना आवश्यक है कि कौन से कारक उसके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। स्ट्रोक एक ऐसी गंभीर अवस्था है जिसके विषय में जानना और उसके लक्षणों को पहचानना आवश्यक है। जीवन शैली से संबंधित कई ऐसे कारक हैं जो स्ट्रोक अर्थात ब्रेन अटैक की संभावना को बढ़ा देते हैं। कौन से हैं वो कारक और किस तरह के जीवन शैली के बदलाव द्वारा स्ट्रोक की संभावना को कम किया जा सकता है, आइए समझते हैं। मस्तिष्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यदि मस्तिष्क में समस्या हो तो क्रियाएं ठीक से नहीं होती। स्ट्रोक एक ऐसी अवस्था है
जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। स्ट्रोक दुनिया भर में मृत्यु और अक्षमता का एक बड़ा कारण है। स्ट्रोक वो स्थिति है जिसमें मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली किसी रक्त वाहिका में अवरोध के कारण रक्त और ऑक्सीजन का बहाव रुक जाता है। इसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरी अवस्था में रक्त वाहिका के फटने से रक्त का रिसाव होने लगता है और रक्त वाहिका से निकलकर मस्तिष्क के ऊतकों में फैल जाता है। इस स्थिति को ब्रेन हैमरेज कहा जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में मस्तिष्क के जिस भाग में रक्त नहीं मिलता उस स्थान की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है और वो भाग अक्षम हो जाता है। स्ट्रोक या लकवा या उसको पक्षाघात के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल इमरजेंसी है। आमतौर पे जो कॉमन लक्षण होते हैं उसमें ये जाना जाता है या देखा जाता है कि सडनली बोलने में दिक्कत होना, एक साइड की कमज़ोरी आना, एकाएक देखने में दिक्कत होना, चाल बिगड़ जाना और मुंह टेढ़ा होना या मुंह से बात करने में एक तरफ से पानी का गिरना या एक तरफ से राल का गिरना, ये कॉमन लक्षण माने जाते हैं। आमतौर पे इसमें हम लोगों को बी फास्ट नाम से इसको सिखाते हैं, जिसमें हम लोग उनको ये बताते हैं कि आपका बैलेंस, आपका आईज, आपका फेस, आपका आर्म, आपका स्पीच और टी से टाइम मतलब वक्त, कि आप जैसे ही ये लक्षण पकड़ें वैसे ही आप तुरंत पास के बड़े अस्पताल में जाएं ताकि आपका वहाँ पर डॉक्टर आपके सिम्टम को समझे, फिर आगे उसका उपचार प्रॉपर्ली किया जाए। इस स्थिति में या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसके शरीर का कोई भाग कार्य करना बंद कर देता है। ऐसा मस्तिष्क के उस भाग में मृत हुई कोशिकाओं के कारण होता है जो प्रभावित भाग को संचालित करती है, जिसके कारण व्यक्ति को पक्षाघात हो सकता है। उसके बोलने की क्षमता, गति, याददाश्त और शरीर द्वारा की जाने वाली कई क्रियाएं प्रभावित हो सकती है। स्ट्रोक का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। कई ऐसे कारक हैं जो स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मोटापा, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, हृदय रोग, मधुमेह, शराब का सेवन, बढ़ती उम्र, अनियंत्रित जीवन शैली और आनुवंशिक कारक, इनसे स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ सकती है। सही इलाज से स्ट्रोक के प्रभाव को कम किया जा सकता है और व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करने में काफी हद तक सक्षम हो सकता है। कुछ उपचार ऐसे हैं जिसको हम लोग को 4.5 घंटे के अंदर ही करना होता है, खासकर उस स्ट्रोक में जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, जिसमें अगर आप 4.5 घंटे के अंदर आ रहे हैं और आपका ब्रेन का सीटी किया जाएगा, ब्रेन के सीटी में देखा गया कि हैमरेज नहीं है ब्रेन में और अभी डैमेज के बड़े लक्षण नहीं हैं, तो उसमें थ्रोम्बोलिसिस नाम से एक दवा है जिसको दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में, इसलिए ताकि जो अगर किसी नली में रुकावट है या क्लॉट जमा हुआ है तो वो पर्टिकुलर इंजेक्शन देने से क्लॉट टूट जाए और नली में खून का उपचार दोबारा शुरू हो जाए और ब्रेन के सेल्स को वापस खून और न्यूट्रिशन मिलने लग जाए ताकि वो रिकवर कर जाए। तो ये सब कुछ एक सिस्टम से किया जाता है, हिस्ट्री, सीटी स्कैन, ट्रीटमेंट, और अगर आपके ब्रेन में लेट्स से हैमरेज है और बड़ा ब्लीडिंग है तो हम लोग न्यूरोसर्जन की हेल्प से कई ऑपरेट करा के वो ब्लीडिंग को निकाल भी सकते हैं। स्ट्रोक के बाद का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है और हर व्यक्ति के ठीक होने यानी रिकवरी की दर अलग होती है। कुछ लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में शारीरिक और मानसिक उपचार व सहायता की आवश्यकता होती है। स्ट्रोक के बाद व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों के सहयोग, सही चिकित्सीय देखभाल और मानसिक समर्थन की आवश्यकता होती है। सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर का जानना कि मेरे को है या नहीं, और अगर आपको है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है डायबिटीज, ब्लड शुगर। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण है स्मोकिंग, धूम्रपान। चौथा है अल्कोहल, तो उसको ना ही लेना ही सही है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। पांचवा है खाने पीने में कंट्रोल करना। आमतौर पे ज़्यादा फैट खाना, ज़्यादा सॉल्ट खाना, ज़्यादा शुगर खाना, कार्बोहाइड्रेट्स खाना हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है।
स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर, एक कंसर्न माना जाता है आज की डेट में, क्योंकि हम लोग सब बिजी हैं, अपने कामों में भी बिजी हैं, बहुत तरह का स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस को कम रखिए, अपने आप को मेंटल रिलैक्सेशन में रखिए, योगा करिए। इम्पॉर्टेंट सलाह है पब्लिक को कि अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए और रेगुलरली, चाहे आप हफ्ते में 3 दिन मिनिमम कोई ना कोई व्यायाम या एक्सरसाइज ज़रूर करें आधा घंटा, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आपका वेट भी कंट्रोल में रहे। स्ट्रोक के समय आवश्यक है कि जल्द से जल्द इलाज मिले। सही इलाज और फिजियोथेरेपी की सहायता से जटिलताओं को कम किया जा सकता है। यदि समय रहते स्ट्रोक की पहचान हो जाए और समय पर रोगी को इलाज मिले तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो उन कारकों को अपने जीवन से हटाइए जो समस्या का कारण बनते हैं, और जीवन की समस्याओं से अगर बचना है तो अपने मन को सशक्त करने की आवश्यकता होती है। यदि जीवन में प्रसन्नता और शांति चाहिए तो इसके लिए योग का मार्ग अपनाना अत्यंत ही लाभकारी हो सकता है। योग न सिर्फ शारीरिक रूप से अपितु मानसिक रूप से भी हमें सशक्त बनाता है, मन को शांत करता है। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए योग एक प्रभावशाली विकल्प है। तो आइए आज देखते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं और आसन जो आपके मन को शांत रखने में उपयोगी और लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। हमारे मन को शांत करने के लिए 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो अपनी सीट ले लीजिए, मैट पे बैठ जाएं। तो पहला है हमारा योगेंद्र प्राणायाम 4, जो कि एक डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग है, जहाँ पे हम हमारे डायफ्राम को यूज करके बहुत ही गहरा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जिससे ऑक्सीजनेशन बहुत बेहतर हो जाती है और आपका मन तुरंत ही शांत हो जाता है, माइंड एकदम स्थिरता में आ जाती है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। धीरे से इस प्रकार लेट जाएं, अपने हाथों का सहारा लीजिए, अपने पीठ के बल लेट जाएं, इस प्रकार अपने पैरों को रखें। अब अपने दाएं हाथ को अपने नाभि पे रखें और अपने बाएं हाथ को इस प्रकार हथेलियों को ऊपर रखते हुए साइड में रख दें। धीरे से आंखें बंद करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए थोड़ी देर सांस बाहर छोड़े। अब हम प्राणायाम शुरू करेंगे। इनहेल 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4। इस प्रकार इसका अभ्यास आप 5 मिनट करिए और धीरे धीरे बढ़ाकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम, जिससे आपकी पूरी नर्वस सिस्टम बहुत ही शांत महसूस करती है। जो गुंजन आप क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं इस प्राणायाम में, वो आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को शांत कर देगी, जिससे आपको एंजाइटी, डिप्रेशन ये भी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। इस प्रकार सुखासन में बैठ जाएं, अपने हाथों को अपनी जंघा पर रख दें, धीरे से सामने देखिए, फोकस करिए एक पॉइंट पे और आंखें बंद। श्वासों को मध्यम करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, पूरा एक्सहेल कर दीजिए। अब इनहेल कीजिए, एक गहरी सांस भरे, अपने मुंह को बंद रखिए और गुंजन शुरू करिए। दोबारा श्वास भरे, ये 2 राउंड था। इस प्रकार आप 5 राउंड से शुरुआत करें और 10 राउंड तक जा सकते हैं। अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने की, तो आइए जानते हैं हमारी पूज्य गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे मन को हमेशा शांत रखना और शांत मन से सारे काम व्यवस्थित करना, ये करना तो आना ही चाहिए। अगर मन में एजिटेशन है, एंजाइटी है, तो कोई भी काम सही हो ही नहीं सकता। हो भी जाएगा
तो भी शरीर को तो उसका बुरा असर ही पड़ेगा। और इसीलिए और भी थोड़ी चीज़ें करनी ज़रूरी है, जैसे प्रकृति के साथ संबंध ज़्यादा जोड़ें, प्रकृति में, नेचर में थोड़ा चलें, वॉक भी कर लें साथ में, समुद्र किनारे हो, नदी किनारे हो, गार्डन्स हो, थोड़ा चलना ज़रूरी है। साथ में ध्यान दें कि हम जो भी भोजन कर रहे हैं वो ऐसा एजिटेटेड वाला भोजन ना हो, बहुत तीखा, बहुत मसाला। इन चीज़ों से जब पेट में गड़बड़ होती है तो मन शांत नहीं रहेगा। पेट में गैसेस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, मन को क्वाइट करना है। बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक सुने, बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन करते रहना चाहिए, क्योंकि मन को शांत रखना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 10 मिनट खुद के लिए निकालने पड़ेंगे। नमस्कार। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि स्वास्थ्य को बेहतर रखना है तो थोड़ा सा समय अपने साथ व्यतीत कीजिए, कुछ समय अपने आप को दीजिए, तभी आप दूसरों की देखभाल भी ठीक से कर पाएंगे। जीवन में क्या उचित है और क्या अनुचित, इस बात का ज्ञान प्रथम कदम है कि आप सही मार्ग पर चलें। जिस प्रकार किसी भाषा को सीखने के लिए उसकी त्रुटियों को दूर करना आवश्यक है, वह अक्षर एक ऐसा अक्षर है जिस पर वैदिक संस्कृत का प्रभाव मिलता है और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के अनुसार भी इसका उपयोग किया जाता है। आइए संस्कृत की पाठशाला में चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ और जान लेते हैं इसके शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण के बारे में। कौन सी वो त्रुटियां हैं जिनको हमें दूर करना है और किस तरह से संस्कृत के अक्षरों का सही लेखन और उच्चारण करना है, आइए जानते हैं। नमोस्तु सर्वेभ्यः। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। स्वागतं च करोमि अहं संस्कृत पाठशालायां भवतां भवतीनां च। हम सभी संस्कृत प्रेमी यह जानते ही हैं कि संस्कृत अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, जहां अक्षरों और उनसे बने शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण और लेखन में थोड़ा भी अंतर नहीं होता। इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि व और ब इन अक्षरों के उच्चारण में कुछ उदाहरणों की दृष्टि से कई बार परिष्कृत संस्कृत भाषा में भी एक भ्रमात्मक स्थिति सी बन जाया करती है, पर हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे उन उदाहरणों को भी शास्त्रीय रीति के साथ शुद्ध ही स्वीकृत किया जाता रहा है, जैसे वटुः या बटुः, शिविरम या शिबिरम। आइए अब बढ़ते हैं आगे उन शब्दों की ओर जहां व और ब के अभेद के सिद्धांत को स्वीकारने से शब्द की महिमा समाप्त हो जाती है या वह शब्द ही अनर्थक हो जाता है। समग्रता से कहें तो व्याकरण अनुसार उन शब्दों की साधुता या शुद्धता सिद्ध नहीं हो पाती। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम यहाँ आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। शब्द है आवंटन, जिसे गलती से हम में से कई आबंटन बोल दिया करते हैं। ऐसे ही वरुण को वरुण भी लोग बोल जाया करते हैं। यह प्रवृत्ति हमें वैकुंठ को बैकुंठ, वन को बन, वायु को वायु जैसे कई शब्दों के अशुद्ध प्रयोगों में भी दिख जाया करती है। अगला शब्द है वाराणसी, जिसे लोग वाराणसी कह दिया करते हैं। हालांकि यह बात भी ध्यान देने वाली है कि वाराणसी शब्द के उच्चारण और लेखन में वाराणसी इस शब्द के प्रयोग के बाद ही संभवतः धीरे धीरे बनारस इस शब्द का भी आरंभ हो गया। कुल मिलाकर वाराणसी शब्द का प्रयोग करना न केवल संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही शुद्ध है, बल्कि सन 2005 से ही आधिकारिक या प्रशासनिक रूप से भी यह सर्वथा शुद्ध है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहां ब और व इन दोनों ही अक्षरों के प्रयोग के साथ कई शब्द हमें संस्कृत साहित्य में प्राप्त होते हैं, जैसे बृहस्पतिः और बृहस्पतिवारः, ऐसे ही बृहस्पतिः और बृहस्पतिवारः, वृहत और वृहत कथा, ऐसे ही बृहत और बृहत कथा, वही और वाह्यम, ऐसे ही बहिः और बाह्यम। ऐसे ही कई उदाहरणों को रख हम यह समझ सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि वाह्य और बाह्य इन दोनों शब्दों को ही आधार बनाकर वाह्यात, वाह्यात या वाहियात जैसे शब्द दूसरी भाषाओं में भी आ गए, पर इससे जो बात सिद्ध हो रही है वह यह कि मूल रूप से संस्कृत के बाह्य शब्द की अपेक्षा वाह्य शब्द की ही अधिक स्वीकृति और प्रसिद्धि रही है
और वहाँ से ही वाहियात जैसे स्वरूप तक वाह्य और वाहियात जैसे शब्दों ने यात्रा की है। पर संस्कृत पाठशाला की कक्षा में यह बताना अधिक प्रासंगिक है कि यद्यपि बृहस्पति, वृहत, बृहत, वही, बहि जैसे शब्द अपने अपने रूपों में हमें कोशों में प्राप्त होते हैं, पर व्याकरण के अनुसार, शब्द के मूल धातु के अनुसार इन शब्दों का व इस अक्षर के द्वारा ही व्युत्पन्न माना जाना अधिक तार्किक कहा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ कोशकारों ने भी वबयोर अभेदः और बाद में प्रादेशिकता से वशीभूत होकर इन शब्दों को ब इस अक्षर के साथ भी निरूपित कर दिया है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वैदिक वृहति आदि छंदों के साथ साथ लौकिक संस्कृत के अलंकार शास्त्र में भी यमकादि अलंकारों के प्रयोग के समय वबयोर अभेदः की प्रवृत्ति दिख पड़ती है। इसलिए भी हमें कई बार व और ब इन दोनों ही अक्षरों से जुड़े शब्द दिख जाया करते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि शब्दों की व्युत्पत्ति जहाँ संस्कृत की आत्मा बसती है उस पर ध्यान दें तो हमें अधिक प्रयोग व इस अक्षर के साथ ही प्राप्त हुआ करते हैं। तो आज की संस्कृत की कक्षा में इतना ही। अग्रिमायै कक्षायै तावत् पुनरपि सन्नद्धः सन् विषयान्तरं च प्रतिपादयितुम् आयास्यामि अहम् इति निवेदयन् सर्वेभ्यः पुरस्करोमि। स्वकं नमः। जीवन किसी से बंधा नहीं होता, हमें बांधती हैं तो इच्छाएं, विश्वास, आशाएं और विश्वास हम सबको एक दूसरे से बांधता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनके प्रियजन जब उन्हें कुछ कह देते हैं तो उन्हें कष्ट होता है। इसलिए जीवन में शांति प्राप्त करने के दो सरल मार्ग हैं। भूल जाइए उन्हें जिन्हें आप क्षमा नहीं कर सकते, और क्षमा कर दीजिए ऐसे लोगों को जिन्हें आप भूल नहीं सकते। प्रसन्न रहिए, सकारात्मक रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।